जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों जो हमारा टॉपिक चल रहा है द मास मूवमेंट गांधीयन एरा, यानी कि जन आंदोलन गांधीवादी युग, उसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। और ये जो है हमारा सेकंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट था, प्रीवियस जो लेक्चर था, वहां पर हमने देखा था गांधी जी के बारे में। गांधी जी के बारे में बेसिक बेसिक पॉइंट्स हमने पढ़े थे। और फिर हमने देखा था कि कैसे वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, क्या क्या वहां पर हुआ था, कैसे कैसे वहां पर जो एक वो एक्टिविस्ट के तौर पे जो है उभर कर वहां से निकले थे, है ना। तो ये सारी चीजें जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली थी। इस लेक्चर के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं तो क्या कुछ होता है, ठीक है। कौन कौन से उन्होंने आंदोलन किए थे, और यहां पर हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी कि मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में भी हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आपको बता दूं इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए आज का जो हमारा टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। तो देखिए, गांधीज अराइवल इन इंडिया, भाई गांधी जी का भारत में आगमन। ठीक है, तो देखिए जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए ना, तो हम कह सकते हैं कि यहां से एक नए युग की शुरुआत हुई, फ्रीडम स्ट्रगल की, स्वतंत्रता संग्राम की एक नए युग की शुरुआत होती है गांधी जी के भारत में आने से ही। राइट, जैसे ही ये इंडिया आए, ठीक है, तो इनकी एक रेपुटेशन ऑलरेडी बनी हुई थी इंडिया के अंदर कि ये क्या है, ये एक एक्टिविस्ट हैं, यानी कि एक कार्यकर्ता हैं। ठीक है, ये क्या है, एक थ्योरिस्ट हैं, यानी कि सिद्धांतकार हैं। ठीक है, और इनको क्या माना जाता था, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, यानी कि सामुदायिक आयोजक हैं। क्या है, सामुदायिक आयोजक। तो यानी कि काफी अच्छी इमेज ऑलरेडी गांधी जी की इंडिया के अंदर बन चुकी थी। रीजन बिहाइंड क्या था? रीजन यही था कि जो कुछ उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया था वो सब इंडिया के लोगों को पता था, तो इसलिए इनकी बहुत ही अच्छी इमेज थी इंडिया के अंदर। राइट, जैसे ही ये इंडिया में आते हैं तो जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है, जो पढ़ा लिखा जो मध्यम वर्ग है, ठीक है, अब उनको भी एक दिशा मिल चुकी है, जो कि अभी तक जो है कांग्रेस पार्टी के अंडर काम कर रहे थे। अब उनको भी एक दिशा मिल गई कि हाँ भी हम गांधी जी के बताए हुए रास्तों पर क्या करेंगे, आगे आंदोलनों में भाग लेंगे। राइट, बेसिकली इन्होंने यही कहा, ही इमर्ज्ड एज अ पॉपुलर लीडर ऑफ द मासेस एज हिज सिंपल वे ऑफ लाइफ स्ट्रांगली अपील्ड द जनरल पब्लिक। यानी कि इन्होंने बेसिकली जो आम जो नागरिक थे, आम जो पब्लिक थे, आम जो भारतीय लोग थे, उनसे यही अपील की कि सिंपल लाइफ जियो, ठीक है, लेकिन इकट्ठे होकर रहो और कोई भी बवाल नहीं करना है। ये हम पहले प्रीवियस लेक्चर में आपको बता भी चुका हूं, इनके दो मेन हथियार थे ना, सत्य और अहिंसा। तो बोले उसी के जरिए हमें क्या करनी है, अपनी डिमांड जो है वो अंग्रेजों से मनवानी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद भाई गांधी जी के भारत में आने के बाद बेसिकली जो है क्या क्या हुआ उनके द्वारा। तो 1915 के अंदर गांधी जी भारत में आते हैं। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है बच्चों एनआरआई डे, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, अभी हम आज के लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे। 1918 के अंदर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई, अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था, इसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। 1918 के अंदर खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई। 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की स्थापना की गई। 1920 में असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की गई। 1923 में ऑल इंडिया खादी बोर्ड की स्थापना की गई। और 1924 में महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। और कौन सी कहां पर थी ये बैठक? तो बेलगांव में। कहां पर थी? तो ये बैठक हुई थी बच्चों, ये अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का बेलगांव में। और बेलगांव कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। क्लियर है? चलिए आगे इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए ही इनिशिएटेड व्हाट इज नोन एज अ मास पार्टिसिपेशन इन द स्ट्रगल ऑफ द इंडिपेंडेंस। इन्होंने ही शुरुआत की कि भाई मास पार्टिसिपेशन, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जन भागीदारी क्या होती है, यही इन्होंने कह सकते हैं भारत के अंदर शुरू किया। ठीक है, हिज पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप यूनाइटेड द इंडियंस फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया मेकिंग हिम पॉपुलर लीडर विद हुम द मासेस एक्वेंटेड। क्या कहता है कि इनका जो नेतृत्व था, इनकी जो भागीदारी थी, इनका जो नेतृत्व था, उसकी वजह से भारत में आने वाले हर व्यक्ति को उन्होंने क्या किया? एकजुट किया। भारत के कोने कोने से लोग जो है इनके साथ जुड़े। ठीक है, पहला ऐसा नहीं था। क्लियर है? और गांधी जी का भारत के अंदर जो सबसे पहला पार्टिसिपेशन था, सबसे पहली जो सक्रिय भागीदारी थी, वो किसमें थी? 1917 चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, और अभी हम बच्चों चंपारण सत्याग्रह के बारे में ही जानने वाले हैं। देखिए चंपारण सत्याग्रह बच्चों, सबसे पहली बात, चंपारण कहां पर है? तो चंपारण है बच्चों बिहार के अंदर। चंपारण कहां पर पड़ता है? तो चंपारण पड़ता है बिहार के अंदर। अब यहां पे क्या हुआ था बच्चों?
चंपारण के जो किसान थे ना, चंपारण के जो किसान थे, इनको अंग्रेजों ने फोर्स कर दिया कि आपके पास जितनी भी जमीन है ना, जितनी भी जमीन है उसके 3/20 भाग पर, 3/20 3/20 भाग पर आप क्या करोगे, नील की खेती करोगे भाई। क्या करोगे, नील की खेती करोगे, इंडिगो प्लांटेशन करोगे। ये बात जो है ब्रिटिशर्स ने कह दी। और बोले दूसरी बात, आप मान लो ये जमीन है, ठीक है, ये जो है जमीन है किसान की, 3/20 भाग, मान लो इतना भाग है, इस पर वो जो है क्या कर रहे हैं, नील की खेती कर रहे हैं। बोले इस नील को हम खरीदेंगे आपसे, ब्रिटिशर कह रहे हैं हम खरीदेंगे, और जो हम रेट फिक्स करेंगे ना उसी में आपको हमें बेचना पड़ेगा। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल कि मान लो ब्रिटिशर्स ने फिक्स कर दिया 100 रुपए, कि हम जो है 100 रुपए किलो के हिसाब से जो है आपसे क्या लेंगे, नील खरीदेंगे। एग्जाम्पल ले रहा हूं बस में। अब मान लो यहां पे किसान का खर्चा आ गया 110 रुपए, ठीक है। अब किसान कहता ना जी मैं 100 का नहीं बेचूंगा, मैं तो जी 150 का बेचूंगा। तो नहीं 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 भाई, जितने का रेट हमने फिक्स किया है आप उतने में ही बेचोगे, चाहे आपको नुकसान हो चाहे कुछ हो, हमें नहीं पता। और दूसरा यहां पे नेगेटिव पॉइंट क्या था, नील की खेती करने से कुछ ही सालों के बाद ये जो जमीन का टुकड़ा है ना, ये क्या हो रहा था, ये बंजर हो रहा था बच्चों। क्या हो जाता था, बंजर हो जाता था। अब आप सोचिए कि उस टाइम पे किसानों की क्या हालत थी भाई, जितने में ब्रिटिशर खरीदना चाहते हैं उतनी तो लागत ही नहीं है ना, लागत बहुत ज्यादा है, मुनाफा कुछ है ही नहीं, सब नुकसान ही है। तो किसान करना नहीं चाहते थे नील की खेती, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर ने फोर्स किया कि नहीं भाई आप 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करोगे ही करोगे, राइट। इसी को कहा गया है 3 कठिया प्रणाली। क्या कहा गया है, 3 कठिया प्रणाली, 3 कठिया सिस्टम। क्लियर है बच्चों? तो अब जब इन सब के बारे में गांधी जी को पता चलता है तो गांधी जी जो है फिर आते हैं यहां पर, और यहां पर आकर क्या करते हैं, यहां पे आके सत्याग्रह शुरू करते हैं, जो कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। अब क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि चंपारण सत्याग्रह में, मतलब गांधी जी चंपारण आए तो किसके कहने पर आए, तो एक बंदे ने इनसे रिक्वेस्ट की थी, उसका नाम था राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला के कहने पर ही गांधी जी चंपारण गए थे, यहां पे सारा जायजा लिया और फिर इन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह शुरू किया था। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह, तो जवाब क्या हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह कब हुआ था, वो 1906 में हुआ था, दैट वाज इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। पर भारत के अंदर कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था, जिसे हम क्या बोलते हैं, चंपारण सत्याग्रह। क्लियर है? मोटी मोटी आपको कहानी समझ में आ गई। अब थोड़ा और डिटेल में जानते हैं बच्चों चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो देखिए, द यूरोपियन प्लांटर्स, जो यूरोपियन जो मालिक थे, ठीक है, जो प्लांटर्स थे, जो बागानों के जो मालिक थे, उन्होंने किसानों को फोर्स किया कि आप 3/20 भाग पर क्या करोगे, आप इंडिगो की खेती करोगे, यानी कि नील की खेती करोगे। और इसी को कहा क्या कहा गया, इसी को कहा गया 3 कठिया सिस्टम, 3 कठिया प्रणाली। क्लियर है? और साथ में क्या बोला था कि हम भैया फिक्स प्राइस पे, जो रेट हमने फिक्स कर दिया है उसी रेट पर हम क्या करेंगे, उसी रेट पर जो है हम आपसे जो है खरीदेंगे नील, ठीक है। उसके अलावा हम 1 रुपया नहीं ऊपर देंगे। क्लियर है इतनी बात? ये बात जैसे मैंने अभी आपको बताई। उसके बाद हुआ क्या भाई, इन सब से किसान जो है वो क्या हो चुके थे, वो एक्सप्लॉइट हो रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, क्योंकि इस तरह की शर्तें रखी गई जिससे एट द एंड ऑफ द डे नुकसान सिर्फ किसको हो रहा था, किसानों को ही हो रहा था। ये केस वैसा ही है जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बंगाल का बताया था 1859 से 1861, है ना। बंगाल के अंदर भी ऐसा एक आंदोलन चला था जब बंगाल के किसानों को अंग्रेजों ने फोर्स किया था कि आप नील की खेती करोगे, राइट। ये कुछ वैसा ही था। और बंगाल के अंदर तो क्या हुआ था, वहां के जो किसान थे, ठीक है, वहां के जो नील की खेती करने वाले किसान थे, उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने विरोध कर दिया था, बवाल कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, और वो कामयाब भी रहे थे, और वहां पर फिर नील की खेती के ऊपर बैन लगा दिया गया था, ठीक है। तो वैसे ही कुछ अब यहां पे इंडिया में होने वाला था, वैसे ये कुछ चाह रहे थे। तो हुआ क्या, राजकुमार शुक्ला जो है वो जानते थे गांधी जी के गतिविधियों के बारे में कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या क्या किया है, राइट। तो गांधी जी चंपारण के लोगों के बिहाफ पर मिलने गए, राजकुमार शुक्ला चंपारण के किसानों के बिहाफ पर जो है मिलने गए गांधी जी से, ठीक है। और राजकुमार शुक्ला ने रिक्वेस्ट की कि जी ऐसे ऐसे हमारे यहां पर दिक्कत है, प्लीज आप आइए और हमारे लिए कुछ कीजिए। तब गांधी जी कहां पहुंचे, गांधी जी पहुंचे चंपारण। चंपारण कहां पर पड़ता है, बिहार में। और गांधी जी के साथ और कौन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, मजहर उल हक, जेबी कृपलानी, जेबी मतलब जीवनदास भगवानदास कृपलानी, और नरहरि पारेख और महादेव देसाई, ठीक। ये बेसिकली सारे लीडर्स जो है ये वहां पर आए चंपारण के अंदर, क्योंकि देखना चाहते थे कि जो किसान है उनकी आखिर में स्थिति क्या है, ठीक है। जैसे ही ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, वहां के जो ब्रिटिश अधिकारी थे, पुलिस वाले थे, जैसे ही इनको पता चला कि ये सारे लीडर्स आए हैं, तो इन सब ने क्या किया, ब्रिटिश अधिकारियों ने ऑर्डर किया इन सबको कि आप जो है चंपारण से बाहर चले जाइए, आपका यहां पे कोई काम नहीं है, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया कि भैया हम तो नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, आपको जो करना है कर लो,
हम जो करना है कर लो। और वहीं बैठ गए भैया धरने पे, बोले हम तो नहीं जाएंगे। अब लास्ट में आके फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर ने कहा ठीक है भाई मत जाओ, हम एक ना कमेटी बना देते हैं, ठीक है, जो क्या करेगी, इंक्वायरी करेगी। हम जो आप बता रहे हो समस्या लेके आए हो ना कि ऐसे ऐसे किसानों का शोषण हो रहा है, तो हम एक कमेटी बना देते हैं, आप उसकी इंक्वायरी करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और उस कमेटी के मेंबर कौन थे, गांधी जी भी थे। उस कमेटी के मेंबर कौन थे, गांधी जी जो है उस कमेटी के मेंबर थे। क्लियर है। तो जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वगैरह तैयार की तो उसमें ये क्लियर हो गया था कि हाँ भाई सच में किसानों का जो है वाकई में शोषण हो रहा है, किसान जो है मरते जा रहे हैं, सुसाइड से नहीं, भुखमरी से। भुखमरी इतनी फैल चुकी थी, जमीनें बंजर होती जा रही थी, जिसकी वजह से किसानों की दयनीय स्थिति वहां पर जो क्या है बनी हुई थी। क्लियर है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये सत्याग्रह था, ये कामयाब तो होना ही था। तो ये जो सत्याग्रह था इनका कामयाब हो गया था, यानी कि जो नील की खेती थी उसे बिहार के अंदर क्या कर दिया गया था, बिहार के अंदर बैन कर दिया गया था बच्चों। क्लियर है। और गांधी जी फिर इसके बाद कहां गए, गांधी जी गए फिर अहमदाबाद, यानी कि गांधी जी का पहला मिशन पूरा हो चुका है, कौन सा, चंपारण। ठीक है, चंपारण समझ में आ गया। अब गांधी जी बिहार से सीधा कहां पर गए हैं, बिहार से गए हैं बच्चों अहमदाबाद। क्यों, क्योंकि अहमदाबाद के अंदर एक मिल थी और वहां के जो वर्कर्स थे, वहां के जो मजदूर थे, उनकी भी एक समस्या थी, उनकी वर्किंग कंडीशंस, उनके काम करने के तरीके को देखने गए कि भैया वो किन किन प्रॉब्लम्स से जो है वो जूझ रहे हैं। अब जानते हैं बच्चों अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में। क्लियर है। तो देखिए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद के अंदर जो मिल आंदोलन हुआ था वो 1918 में हुआ था। यहां के जो मिल मजदूर थे ना, जो वर्कर्स थे, उनकी डिमांड ये थी कि हमारी जो वेजेस है, यानी कि हमारी जो दिहाड़ी है ना, उसे बढ़ाओ, उसे बढ़ाओ भैया। क्यों, क्योंकि देश के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। आप इसको रिलेट कर सकते हैं पहला विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 के बीच में चला, ठीक है। और आपको पता है भारत की तरफ से बहुत सारे सिपाही जो हैं युद्ध में गए थे और ब्रिटेन ने हालांकि इस युद्ध को जीत लिया था, लेकिन ब्रिटेन का खर्चा बहुत आया। और ये बेटा हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि जब भी कोई देश युद्ध में फंसेगा ना, तो उस देश के अंदर इन्फ्लेशन आएगी, यानी कि मुद्रास्फीति आएगी, यानी कि महंगाई होगी। अब इतनी महंगाई बढ़ चुकी थी इंडिया के अंदर कि 2 वक्त की दाल रोटी का जुगाड़ नहीं हो रहा था ये जो वर्कर्स थे इनका, ठीक है। तो दे डिमांडेड कि भैया हमें क्या चाहिए, हमारी जो मजदूरी है उसमें बढ़ावा करो, ठीक है, उसे बढ़ाओ। इसीलिए गांधी जी यहां पर अहमदाबाद के अंदर आए थे देखने के लिए कि हाँ भाई वाकई में कि यह सच है या झूठ है, कि वाकई में इनकी सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए, राइट। तो 1918 में गांधी जी जो है पहुंच गए। क्यों, क्योंकि भैया टेक्सटाइल जो वर्कर्स थे, यानी कि जो मजदूर थे, और जो मिल के जो मालिक थे, उनका आपस में बवाल चल रहा था। क्लियर है। और जो वर्कर्स थे, जो मजदूर थे, वो डिमांड कर रहे थे कि 35% तक जो है हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, अगर नहीं बढ़ाओगे तो हम काम नहीं शुरू करेंगे। क्लियर है। और यहां पर गांधी जी ने जो क्या किया, गांधी जी ने वर्कर्स से रिक्वेस्ट की कि भाई तुम कोई लड़ाई झगड़ा मत करो, ठीक है, सत्याग्रह का तरीका अपनाओ, ठीक है, बिल्कुल शांति से रहना है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हम यहां पर अपनी मांगे जो है बिल्कुल यहां पे मनवाएंगे। और यहीं पर गांधी जी जो है, इसी आंदोलन में गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे थे, भूख हड़ताल, ठीक है, दैट इज हंगर स्ट्राइक। ये अब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि गांधी जी किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल पे बैठे थे, हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, तो जवाब क्या हो जाएगा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। क्वेश्चन पूछे गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह, तो 1906 दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह, तो 1917 चंपारण के अंदर। पर गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पे कब बैठे, तो 1918 अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। फाइनली क्या हुआ, चौथे दिन, जब भूख हड़ताल का चौथा दिन था, उस दिन जो मिल अथॉरिटीज थी, मिल के जो मालिक थे, उन्होंने गांधी जी की बात को मान लिया और 35% जो है मजदूरों की मजदूरी को बढ़ा दिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि अहमदाबाद वर्कर मिल आंदोलन के अंदर मजदूरों की मजदूरी कितने परसेंट बढ़ाई गई थी, तो जवाब क्या हो जाएगा जी 35%, 35% तक जो है मजदूरी जो है वो बढ़ाई गई थी। क्लियर है। तो चंपारण में कामयाब हो गए और उसके बाद अहमदाबाद में कामयाब हो गए। अब गांधी जी गए खेड़ा में। खेड़ा है गुजरात के अंदर बच्चों, खेड़ा कहां पर पड़ता है, गुजरात के अंदर। यह बात है बच्चों 1918 की। अब हम जानते हैं बच्चों खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। देखिए खेड़ा सत्याग्रह 1918 की बात है। खेड़ा के जो किसान थे ना, वो बहुत ही परेशान थे। रीजन बिहाइंड कि उनकी जो फसल थी ना, उनकी जो क्रॉप थी वो अच्छी नहीं हुई थी, ठीक है, बारिश नहीं हुई या जैसे भी था, उनकी फसल खराब हुई। अब किसान टैक्स नहीं भर सकते थे, जो लैंड रेवेन्यू टैक्स भरना होता था ना, लैंड रेवेन्यू टैक्स, यानी कि भूमि राजस्व कर, भूमि राजस्व कर जो भरना था वो भरते थे अंग्रेजों को। लेकिन अब पैसे ही नहीं है, फसल ही खराब हो गई, तो हम टैक्स कैसे भरें। लेकिन ब्रिटिशर्स ने पूरा फोर्स कर रखा था। ब्रिटिशर कहते नहीं भाई, आपकी फसल अच्छी हुई या नहीं हुई हमें उस बात से मतलब नहीं है, हम जो टैक्स लेते आए हैं हम टैक्स लेंगे ही लेंगे, चाहे कुछ हो जाए।
अब भाई किसान परेशान। ये बात गांधी जी को पता चली और गांधी जी कहां पहुंच गए? गांधी जी पहुंच गए बच्चों खेड़ा के अंदर, तो जिसको कहा गया खेड़ा सत्याग्रह। क्लियर है? ये वही चीज लिखी हुई है यहां पर। खेड़ा के जो किसान थे वो चाहते थे कि जो रेवेन्यू टैक्स है, लैंड रेवेन्यू टैक्स है, जो भूमि राजस्व कर है, उसे सस्पेंड किया जाए। हम इस साल नहीं भर पाएंगे क्योंकि भैया हमारे खेड़ा के जो किसान हैं उनकी फसलें खराब हो चुकी हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया। गवर्नमेंट कहती ना भैया, हम तो आपसे टैक्स वसूलेंगे चाहे कुछ हो जाए। तो गांधी जी ने किसानों का समर्थन किया, ठीक है, और ये कह दिया कि भैया तुम कोई भी पैसा मत देना, अंग्रेज चाहे कुछ भी करें, तुम्हें कोई भी मतलब एक भी रुपया जो है ब्रिटिशर्स को नहीं देना है। उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे वहां पे उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया। तो सत्याग्रह जब हुआ तो गवर्नमेंट को समझ आ गया, कहता यार पहले चंपारण, ठीक है, फिर अहमदाबाद वर्कर मिला आंदोलन, अब खेड़ा, बोला यार यहां भी डिमांड तो इनकी माननी पड़ेगी भैया गांधी जी की। तब ब्रिटिश सरकार ने यह आदेश पारित कर दिया कि ठीक है भाई, जो भर सकता है वो भर दो, जो नहीं भर सकता रहने दो। तो हम ये कह सकते हैं ना कि गांधी जी का जो सत्याग्रह है वो कामयाब रहा। यही तो मनवाना था कि भाई जो भर सकता है भर दो, जो नहीं भर सकता है ना भरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे ही ये फरमान आया तो वो जो सत्याग्रह था उसे वापस कर लिया गया, यानी कि अब वापसी जो है सब अपने अपने काम में लग गए थे। क्लियर है? इसी के बाद बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल, नाम आपने सुना होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अब जो है गांधी जी के फॉलोअर बन चुके थे, अनुयायी बन चुके थे। अब वो गांधी जी के आंदोलन में उनके साथ जाते थे। क्लियर है? अब देखो, चंपारण हो गया, अहमदाबाद हो गया, खेड़ा सत्याग्रह हो गया, ये जब आंदोलन हुए ना, इन सब के बाद गांधी जी गरीबों के मसीहा बने, है ना। सबको लग गया कि भैया गरीब आदमी का भैया भला तो सिर्फ गांधी जी ही कर सकते हैं। तो अब यहां पे गांधी जी की जो पर्सनैलिटी थी वो और उभर कर निकली भारत के अंदर। क्लियर है? और यह भी आपको पता होना चाहिए कि 1917 में 1917 में गांधी जी ने अहमदाबाद के अंदर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। आज भी लोग वहां पे घूमने जाते हैं, मौका मिले तो जरूर जाइएगा साबरमती आश्रम, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1917 में, जो कि कहां पर है? अहमदाबाद में है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद वहीं दूसरी ओर, अब एक तरफ गांधी जी ने अपना काम शुरू कर दिया, वहीं दूसरी ओर इंडियन नेशनल कांग्रेस वो क्या चाह रही थी? वो रिफॉर्म्स चाह रही थी, वो सुधार की मांग कर रही थी। किसमें? प्रांतों में, शासन संरचना और नीतियों में। ठीक है, जो भी आपका गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, जो भी आपकी पॉलिसीज हैं, उनके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कर रही थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उसके अंदर सुधार चाह रही थी कि इनके अंदर आपको सुधार करने चाहिए। ठीक, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सपोर्टिंग द ब्रिटिश इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1980, होपिंग दैट देयर डिमांड्स वुड बी एक्सेप्टेड वंस द वॉर एंड। ये हम पहले भी आपको बता चुका हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले विश्व युद्ध के अंदर 1914 से 1918 के अंदर जो है ब्रिटिश सरकार का जो है समर्थन किया। ठीक है, उनको सपोर्ट किया, क्योंकि उनका मानना यह था कि आज अगर हम इनकी मदद करेंगे, आज अगर हम ब्रिटिशर की मदद करेंगे तो कल ये क्या करेंगे? तो कल जो है ये हमारी जो मांगे हैं उनको मानेंगे। क्लियर है बच्चों? उसके बाद गांधी जी के मेन मकसद क्या थे? वो क्या क्या करना चाहते थे समाज के अंदर? तो एक तो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, हिंदू मुसलमानों की एकता को बनवाना चाहते थे। फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत का सिस्टम चल रहा था भारत के अंदर, है ना, कि मैं उच्च जाति का, तुम निम्न जाति के, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, तुम हमारे गांव में नहीं आओगे। तो ये जो अनटचेबिलिटी है, बोले इसको खत्म करना है भारत के अंदर। तीसरा रेजिंग द सोशल स्टेटस ऑफ द वुमेन इन इंडिया, कि भारत के अंदर जो महिलाएं हैं उनका जो सोशल स्टेटस है, जो सामाजिक जो स्तर है, उसको जो है ऊपर लेके जाना है। हम भारत की महिलाओं को पिछड़ा नहीं छोड़ सकते, उनको भी हमें क्या करना है? उनको भी हमें आगे डेवलप करना है, उनको भी ग्रो करवाना है, इंडिपेंडेंट बनवाना है। क्लियर है बच्चों? तो गांधी जी के बारे में आपको बहुत सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम जानते हैं बच्चों मोंटेग्यू स्टेटमेंट जो कि अगस्त 1917 में आई थी। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है द गवर्नमेंट पॉलिसी इज ऑफ एन इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस विच ए व्यू टू द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। क्या कहना चाहता है? कि सरकार की जो नीति है ना, वो ब्रिटिश साम्राज्य के, सरकार की नीति है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में एक जिम्मेदार सरकार की प्रगतिशील प्राप्ति की पुष्टि करता है। ठीक है, और इसी प्रगतिशील प्राप्ति की पुष्टि से प्रशासन की हर शाखा में बढ़ती भागीदारी और स्वशासी संस्थानों के क्रमिक विकास की है। राइट, एट द एंड ऑफ द डे दे वांट्स कि भैया इंडिया को हम डेवलप ही कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा अभिन्न अंग है, बेसिकली जो ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं वो ब्रिटिश साम्राज्य की अभिन्न अंग हैं। ठीक है, और जिससे सिंपल सी बात है कि अब प्रगतिशील प्राप्ति की दृष्टि से प्रशासन की जो हर एक ब्रांच है उसकी जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ती जा रही है। यही क्या था? यही था मोंटेग्यू स्टेटमेंट, जो कि 1917 में लाया गया था। क्लियर है? अब आता है बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे हम बोलते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स।
एक हमने पढ़ा था बच्चों 1909 में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसे हम कहते हैं मोर्ले मिंटो सुधार, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, याद है, जहां पर अलग मतदाता सूची लाई गई थी, राइट। वैसे ही लाया गया था 1919 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और इसका दूसरा नाम है मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कब लाए गए थे, तो जी 1919 में लाए गए थे। इसका दूसरा नाम क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है। क्लियर है ना। तो मोंटेग्यू जो है उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और चैम्सफोर्ड ये उस टाइम पे भारत के वॉइसरॉय थे। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, ठीक है। अब भैया मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे क्या? दिस एक्ट वाज फॉर्मुलेटेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया लॉर्ड मोंटेग्यू एंड द इंडियन वॉइसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्या कहता है कि ये जो अधिनियम था ये किसने बनवाया था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे? मोंटेग्यू, और इंडियन वॉइसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने बनाया था, ठीक है। इन्होंने जो है कुछ एक बदलाव की डिमांड की थी, ठीक है, कुछ एक बदलाव किए, जैसे बाय कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल, द्विसदनीय विधानमंडल की बात की, ठीक है। यानी कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था, जो केंद्रीय विधानमंडल था, ठीक है, उसके जो है दो हाउसेस बना दिए, एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली और एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जैसे आज के टाइम में लोकसभा है और राज्यसभा है, वैसे ही उन्होंने क्या किया, भारत के अंदर बाय कैमरल लेजिस्लेचर की स्थापना की, ठीक है, जिसके अंदर जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर को जो है उसके अंदर दो हाउस बना दिए, एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अभी मैं ना आपको लास्ट में एक फ्लो चार्ट पे बताऊंगा, अभी आप एक बार सुन लो, फिर आपको एक लास्ट में एक चार्ट बना दिखाऊंगा, उसके अंदर आपको सारी की सारी चीज जो है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, कि जो एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है, यानी कि जो कार्यकारी परिषद है, जो कार्यकारी परिषद है वो लेजिस्लेचर के लिए, विधानमंडल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस ड्यूल गवर्नमेंट और डायरेक्सी इन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कहता है कि इस अधिनियम ने क्या किया, ड्यूल गवर्नमेंट यानी कि द्विशासन सरकार, द्विशासन सरकार की जो है क्या की प्रांतीय जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रांतीय जो प्रशासन था, वहां पर द्विशासन सरकार की स्थापना की। इसका क्या मतलब है मैं अभी आपको बताऊंगा फ्लो चार्ट के अंदर, ठीक है। बस एक बार आप सुन लो, फिर आप फ्लो चार्ट पे सब कुछ समझ जाएंगे। यहां पर क्या किया गया, बेसिकली द सब्जेक्ट्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू टू लिस्ट। जो प्रांत थे ना, प्रांत, ठीक है, जो प्रांत थे, जैसे आज के टाइम में हम स्टेट बोलते हैं, उस टाइम पे प्रांत बोलते थे। प्रांत के जो सब्जेक्ट्स थे उनको दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक रिजर्व्ड और एक ट्रांसफर्ड, ठीक है। रिजर्व्ड यानी कि आरक्षित, ट्रांसफर्ड। अब रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड का कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो रिजर्व्ड के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट थे, जैसे पुलिस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, फाइनेंस हो गया, ठीक है, वेलफेयर कंसर्निंग डिपार्टमेंट हो गया, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया, ठीक है। अब समझना, रिजर्व के अंदर कौन कौन से थे, पुलिस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड फाइनेंस, और रिजर्व ट्रांसफर्ड के अंदर कौन कौन से थे, हेल्थ, एजुकेशन एंड सैनिटेशन। अब इसका मतलब क्या है, आप यहां पे इस फ्लो चार्ट में समझिए, आप ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, इसमें यह कहा कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था, जो केंद्रीय विधानमंडल था, इसको हम दो भागों में बांट देंगे, एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली और एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये बात तो क्लियर हो गई। उसके बाद कहता है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर यानी कि प्रांतीय जो विधानमंडल है, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर डायरेक्सी होगी, ड्यूल गवर्नमेंट होगा, द्विशासन सरकार होगी। उसके अंदर जो सब्जेक्ट हैं, उसके अंदर कौन कौन से दो तरह के सब्जेक्ट होंगे, एक रिजर्व लिस्ट और एक ट्रांसफर लिस्ट। रिजर्व लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट आते हैं वो कौन कौन से हैं, फाइनेंस, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन। अब फाइनेंस यानी कि वित्त, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन, ठीक है। इन सब के ऊपर नियम कानून कौन बनाएगा, इन सब के ऊपर बनाएगा गवर्नर। कौन बनाएगा, गवर्नर। और पब्लिक हेल्थ, स्वास्थ्य, सैनिटेशन, साफ सफाई, एजुकेशन, शिक्षा, इनके ऊपर कौन काम करेगा, इनके ऊपर काम करेंगे मिनिस्टर्स। कौन काम करेंगे, मिनिस्टर। आई गेस अब आप समझ गए होंगे, जो यहां पे पैरा में लिखा हुआ है ना सारा का सारा, यहां पर हमने पढ़ा, ठीक है, और यहां पर जो हमने पढ़ा, अब आप समझ गए होंगे इस फ्लो चार्ट के अंदर, है ना, कि भैया क्या है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, सेंट्रल लेजिस्लेचर को दो हिस्सों में बांट दिया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रांतीय जो विधानमंडल है, वहां पर द्विशासन सरकार होगी, जिसके अंदर दो सब्जेक्ट होंगे, रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट। रिजर्व लिस्ट को कौन संभालेगा, गवर्नर, और ट्रांसफर लिस्ट को कौन संभालेगा, मिनिस्टर। और गवर्नर किसके ऊपर काम करेगा, यानी कि रिजर्व लिस्ट के अंदर कौन कौन से मैटर आते हैं, फाइनेंस, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन। और ट्रांसफर लिस्ट के अंदर कौन कौन से मैटर आते हैं, तो पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन और एजुकेशन। क्लियर है बच्चों। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। आई गेस सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट हो बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप हमें जल्दी से टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे जल्दी से फॉलो कीजिए, ताकि आपको और अच्छी अपडेट्स आपको मिलते रहे और अच्छे लेक्चर आपको मिलते रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।